नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी जी। डॉक्टर कुरैशी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। देश में इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अभी आपने एक किताब लिखी है, अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शंस। क्या वजह है कि चुनाव के बीचों बीच इस किताब को लिखने की, लॉन्च करने की? देखिए किताब तो ये प्लान बहुत पहले से थी। मेरा इरादा तो था कि जब मैं रिटायर होऊंगा उसके एक हफ्ते के अंदर ये किताब आनी चाहिए, लेकिन वो कुछ पब्लिशर के प्रॉब्लम हुई, उनके यहाँ कोई मैनेजमेंट चेंज हो गया, दूसरे पब्लिशर के यहाँ डिले हुई, तो इस वजह से डिले होती गई। और चूँकि ये इलेक्शन के बारे में है तो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले, एक्चुअली इसको तो अब से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आना चाहिए था। तो किन किन बातों को मुख्य तौर पर आपने फोकस किया है इस किताब में? जी देखिए, जैसे कि आपने देखा ना, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर एंड द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। इसमें अब पर्पज़ ये था कि इंडियन इलेक्शन के कितना बड़ा है। एक तो बहुत कम लोगों को इसका इवन साइज़ और मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा है। ये दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन तो है ही है, लेकिन इसमें तो देश के, दुनिया के 90 मुल्क एक तरफ और भारत एक तरफ, इतना बड़ा है। और सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं है, बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इवेंट भी है। किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट इवेंट ये है। तो इसके पीछे क्या होता है, क्या कोशिशें होती हैं, कैसे हम प्लान करते हैं, कौन लोग इसको करते हैं, उसकी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ किस तरह। एक तरफ तो हम 81 करोड़ वोटर की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारा एक पोलिंग बूथ है जिसमें सिर्फ एक ही वोटर है, और उसके लिए भी हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। उस एक वोटर के लिए हम पूरा एक पोलिंग बूथ सेटअप करते हैं। वो गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। उस पोलिंग बूथ में 5 आदमी की पार्टी, जैसे कि नॉर्मल स्टैंडर्ड जाती है। 7 बजे पोलिंग चालू होती है, चाहे वो दिन में कभी भी आए। जब वो अगर वो 1 बजे 2 बजे भी आता है, उसके बाद भी हम पैकअप करके नहीं जाते कि 5 बजे तक रखते हैं खुला, कि टेक्निकली थ्योरेटिकली कोई आदमी आके कह सकता है, चैलेंज कर सकता है उसका वोट कि वो तो बोगस वोटर था, असल वोटर तो मैं हूँ। तो एक डिस्प्यूट खड़ा होगा, उस डिस्प्यूट का इंतज़ार करते हैं। तो कहाँ हम 81 करोड़ की, कहाँ एक 2 वोटर की भी चिंता करते हैं। और यही हम मैंने किताब में भी ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि ये सिर्फ कहने के लिए, इफ़ेक्ट के लिए नहीं है। एक वोटर से तो ज़िंदगी बदल जाती है लोगों की। हमारे एक मंत्री हैं मिस्टर CP जोशी, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर होते, तो ये जैसा कि लोग कहते थे, अगर वो इलेक्शन जीते होते 5 साल पहले, विधानसभा चुनाव में 1 वोट से हार गए थे, सिर्फ 1 वोट से हार गए थे। तो 1 वोट की वैल्यू, और इसमें ये भी है कि 1 वोट और 2 वोट से हारने की पहले भी एग्जाम्पल्स हैं। बल्कि 2 बार इसमें मैंने लिखा है कि 2 बार तो ऐसा हुआ है कि टाई हो गई, बिल्कुल दोनों के बराबर वोट आ गए। तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे, लोगों को नहीं पता। एक इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि फिर कैसे फैसला करते हैं। तो वहाँ पे पर्ची निकाली जाती है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स के ज़रिए फैसला करते हैं। 2 बार ऐसे भी फैसले हुए। जहाँ 1 वोट से अगर इतने फैसला बदल सकता है, तो हर शख्स को वोट देने जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने बताने की कोशिश भी की है इसमें। मैं भी आपकी किताब पढ़ रहा था, इसमें आपने एक कॉलम है मनी पावर इन इलेक्शंस का विशेष तौर पर आपने जिक्र किया, इस बारे में कुछ बताएं। जी, मनी पावर पे मैंने ख़ास तौर से इसलिए दिया कि जहाँ इलेक्शन के हमारे सिस्टम की इतनी खूबियाँ हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी अभी तक चली आ रही है कि इलेक्शन में जितना पैसे का खर्चा होता है, और ये मैं समझता हूँ कि देश में जो पूरी करप्शन है उसकी जो जड़ है वो इलेक्शन से शुरू होती है। कि जब कोई कैंडिडेट 5-10 करोड़ रुपए खर्च करता है, जैसा कि बताया जाता है, तो अब जब वो जीत के आएगा तो उसको पैसे तो रिकवर करने, तो 10 करोड़ रिकवर करने के लिए वो अपने अफसर को बुलाएगा कि भाई देखो मेरा इतना खर्चा हुआ, मुझे पैसे हफ्ता देना शुरू करो। तो जो अफसर उसके लिए, मंत्री के लिए कलेक्ट करेगा, वो आधे तो अपनी जेब में रख लेगा। सो इसके नतीजे में एक ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के बीच में करप्शन का नेक्सस शुरू होता है। इसलिए मनी पावर को इलेक्शन में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि कानून ने एक एक्सपेंडिचर के ऊपर एक लिमिट रखी है। अब जो आजकल 70 लाख है कि 70 लाख से ऊपर आप खर्चा नहीं करेंगे। उसके ऊपर अगर हो रहा है तो वो ब्लैक मनी हो रही है, जो इलीगल है, जो गलत है, जिसको रोकना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने इसमें जो अगेन जिसका करप्शन से ताल्लुक़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास फंड आते कहाँ से हैं, कौन देता है और क्यों देता है। अगर बिजनेस हाउसेस देते हैं, कॉरपोरेट देते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ दिए,
तो मुफ्त में तो नहीं, उसके बदले उन्हें कुछ चाहिए होता है, वो लाइसेंस लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, कुछ ना कुछ फेवर्स लेंगे। तो उसका मैंने समाधान भी सजेस्ट किया है कि उसका इलाज मेरे हिसाब से ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। हर वोट जो उनको मिलता है उसके लिए उनको 100 रुपये अगर दे दिए जाएं तो उनको कॉरपोरेट या किसी प्राइवेट के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, एक्सटॉर्शन नहीं करनी पड़ेगी। उससे इनकी डिग्निटी, पॉलिटिशियन की डिग्निटी भी ख़राब होती है, कॉरपोरेट वर्ल्ड भी बदनाम होता है। तो स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन की नहीं, इलेक्शन की पॉलिटिकल फंडिंग के मैं ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि अगर 70 लाख जो अगर आपका जो लीगल खर्चा है वो सारा का सारा भी स्टेट ने दे दिया, जो 5 करोड़ आप इलीगल खर्च कर रहे हैं वो तो उससे बंद नहीं होगा, बल्कि जो पैसा आपने बचाया वो भी उधर जाने लग जाएगा। तो इसलिए मनी पावर जो देश की राजनीति को साफ़ सुथरा करने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने इसमें जोर दिया है। आपको अपने अनुभव के आधार पर लगता है कि आने वाले समय में कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट से इलेक्शन फंडिंग हो? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के तो अक्सर सुझाव होते रहे हैं। 1999 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने भी इस पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि लीगली डिज़ायरेबल है किसी न किसी रूप में, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ में इनर पार्टी डेमोक्रेसी ना हो कि उनके जो लीडरशिप है वो भी इलेक्शन से आया करे, जब तक इसको करना मुनासिब नहीं होगा। तो लेकिन मेरे जो बड़ा कंसिडर्ड विचार है कि इलेक्शन की फंडिंग की तो बात ना करें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग की बात करें, क्योंकि उसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना आसान है। क्योंकि जितने पिछले जनरल इलेक्शन में 42 करोड़ वोट पड़े थे, 100 रुपये के हिसाब से 4200 करोड़ रुपए की बात है। 4200 करोड़ रुपए अगर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दें, इतना ही इन्होंने अपना चंदा दिखाया था, और चंदा जो दिखाया था उसमें से 75% तो ये भी नहीं पता कि सोर्स क्या है। बताया है कि मेरे पास, हमारे पास पैसा आया कहाँ से, सोर्स तो बता ही नहीं। अब उसी सोर्स से डाउट होता है कि भाई इलीगल मनी, क्राइम मनी, फॉरेन मनी क्या हो सकती है। तो वो सब इशू ख़त्म हो जाएंगे कि स्टेट आपको डायरेक्टली आप जितने वोट मिले पैसा ले लीजिए। इस पुस्तक में एक चीज़ और आपने जिक्र किया है, मीडिया एंड इलेक्शंस के बारे में, दोनों को एक दूसरे से जोड़ा है, इसको हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ मैंने इसमें ली है कि एक तो मीडिया का रोल इलेक्शन में कितना इम्पॉर्टेंट है, कि मीडिया एक डेमोक्रेसी का एक वॉच डॉग है। वो निगरानी रखता है कि कोई क्या कैसे इलेक्शन चल रहा है, मॉडल कोड की वायलेशन हो रही है तो मीडिया रिपोर्ट करता है, किसी ने किसी को रिश्वत देने की कोशिश की वोटर को, या शराब बांटने की कोशिश की तो मीडिया उसको कैप्चर करता है। हमने मीडिया को अपना पार्टनर, अपना एलाई और अपनी आँख और कान मान के चलते हैं। हमने अपने सारे इलेक्शन मशीनरी को ऑर्डर दिए थे कि जब मीडिया पे अगर आप कोई देखें इस किस्म की हरकत होती हुई, तो आप ये इंतज़ार न कीजिए कि इलेक्शन कमीशन से आपको ऑर्डर आएगा या कोई फॉर्मल कंप्लेंट की जाएगी। आपको तो दिखाई दे रहा है, अपनी आंखों से देख रहे हैं, टीवी पे देख लिया, अखबार में पढ़ा, उसकी फ़ौरन जांच पड़ताल और उस पर कार्रवाई शुरू कर दीजिए। ये एक पहलू है। दूसरी चीज़ इसमें मैंने ये दिखाई है इसमें कि मीडिया इलेक्शन को कैसे कवर करता है। हमने पिछले दिनों 3-4 साल पहले इलेक्शन कमीशन में वोटर एजुकेशन पे बड़ा जोर दिया था, एक डिवीज़न ही बनाई थी, और कि लोगों को हमें शिक्षित करना चाहिए। हम देखा करते थे कि शहरों में वोट देने नहीं आते, युवा वोट देने का शौक़ ही नहीं है। तो ये किस वजह से है? क्या उनको जानकारी की कमी है, या उनको नेता के बारे में अच्छी रेपुटेशन नहीं है, इमेज नहीं है, जिस वजह से वो कहते हैं क्या देना, सब बेकार है। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ख़तरनाक हैं। कि देखो, नेता को गाली देना कि सब चोर हैं कहना, ये बहुत ख़तरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। कि डेमोक्रेसी नेता के बिना तो है नहीं, और हमारे नेता अच्छे से अच्छे नेता भी हैं। हमारा देश इतने एक सुपर पावर बनने को हुआ आ गया है, ये अच्छी लीडरशिप की वजह से तो है। आप हमारे पड़ोसी देश में देखिए, हम 7 आज़ाद हुए थे, वो कहाँ हैं और हम कहाँ पहुँच गए, क्या डिफरेंस है? अच्छी लीडरशिप। इसलिए लीडरशिप का होना ज़रूरी, डेमोक्रेसी में खर्चा और पैसा ज़रूरी होता है। इसको मीडिया इसको कैसे कवर करता है इसको, और हम ये चाहते थे कि मीडिया वोटर को एजुकेट करे कि भाई आप ज़रूर वोट देने जाइए और ईमानदारी से वोट दीजिए, रिश्वत न लीजिए, कहीं शराब बट रही हो, पैसा बट रहा हो तो फ़ौरन रिपोर्ट कीजिए। ये था। तीसरी चीज़ जो इसमें है कि जो एक बदकिस्मती की बात है कि मीडिया में भी एक प्रॉब्लम हो गई है पेड न्यूज़ की, कि पैसा दो और अपने फेवर में जो चाहो लिखवा लो।
उसको भी मैंने इसमें एनालाइज किया है कि ये बहुत ख़तरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, कि जो वॉच डॉग है डेमोक्रेसी का वही उस बेईमानी के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए तो वो गलत है। लेकिन इसमें मैंने ये भी कहा है कि 95% मीडिया इस पेड न्यूज़ के ख़िलाफ़ है। वर्किंग जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, एडिटर्स वगैरह ये नहीं चाहते। ये जो मीडिया हाउसेस हैं, उन कुछ मीडिया हाउसेस, ये उनकी हरकत है कि वो अपनी एडिटोरियल, अपनी रिपोर्ट और ओपिनियन पोल पैसे दे के जो चाहो मैन्युफैक्चर करा लो। तो ये इस इशू पे भी मैंने रोशनी डाली है। चुनाव सुधारों की तमाम बातें होती हैं अपने देश में, और जब भी कोई भी देश में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदभार ग्रहण करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पर उनका रहता है कि वे अपने कार्यकाल में चुनाव सुधार पर खूब जोर देंगे। लेकिन आज तक की हकीकत यह है कि नतीजा कोई ठोस दिख नहीं रहा। इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, ठोस नहीं दिख रहा उस हद तक जहां हम सरकार से इलेक्टोरल रिफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं, उसमें ठोस नहीं है। लेकिन अदरवाइज काफ़ी रिफॉर्म जो इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर करता है वो तो अच्छे हो रहे हैं। पहले मैं इलेक्शन कमीशन की बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या रिफॉर्म किए। जैसे वोटर एजुकेशन पे जोर दिया कि जहां शहरों में सिर्फ 35%, 30% वोटर टर्नआउट होता था, वहाँ 60, 70, 80, 90 तक होने लग गया। तो ये रिफॉर्म ही तो है। फिर एक हमने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न बनाई कि खर्चे पे और उसके बाद में भी क्या एक हिसाब किताब हम कर सकें। उसकी वजह से काफ़ी पकड़ हुई। 300-400 करोड़ रुपया पिछले 3-4 साल में हम पकड़ चुके हैं। कितने लाखों लीटर लिकर पकड़ी है। तो ये सब भी इस वजह से हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मशीनरी को मजबूत किया। और इसके अलावा हमने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इलेक्शन करते हैं। उनका ट्रेनिंग का परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, उनकी ट्रेनिंग को सुधारने के लिए। उसके अलावा कई दूसरे देश भी हमसे सीखना चाहते थे। पिछले 3 साल में कोई 42 देश हमसे सीख के जा चुके हैं। तो ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन जो हमारे रिफॉर्म प्रपोजल सरकार के साथ पेंडिंग है वो 15-20 साल से पेंडिंग है। हम 3-4 बातें ख़ासतौर से 25 रिफॉर्म के प्रपोजल हैं, लेकिन 3-4 ख़ासतौर से बताऊंगा कि एक तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, सीरियस केसेस पेंडिंग हैं, उनको इलेक्शन लड़ने से डिबार किया जाए। दूसरे हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो सारी ट्रांसपेरेंट हो। पॉलिटिकल पार्टी अपना हिसाब, अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराए इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, नॉट इन हाउस ऑडिटर बल्कि इंडिपेंडेंट, जो एक पैनल हम इलेक्शन कमीशन दे देगी उसमें से चुने और उसको वेबसाइट पे डाल दें ताकि जनता को दिखाई दे। फिर जनता को पता लगेगा कि भाई किसने डोनेशन दिया था और उसके बदले सरकार ने उनको क्या देने की कोशिश की, तो वो क्विड प्रो को पता लगेगा। तो ये लेकिन ये रिफॉर्म इतने साल से पेंडिंग है और इस पर एक्शन नहीं हो रहा, ये दुख की बात है। कुछ दिनों पहले आपने एक बयान दिया जिसे मैं पढ़ रहा था कि भारत में भ्रष्टाचार की मुख्य वजह चुनाव है। ऐसा क्यों आप मानते हैं? जी, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही चीज़ जिक्र किया था कि जब करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च होंगे तो उसको फिर रिकवर करना भी तो होगा ना। तो रिकवर करने के लिए जब वो कहते हैं कि भाई हम वापस पैसा देना है जिससे हमने लिया था, तो अब आप चंदा करना शुरू करो और पैसे बनाओ, तो वो पैसे बनाने का सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। इसलिए इसको इलेक्शन के वक्त ही मनी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक तो जितनी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, इससे बड़ा पब्लिक अथॉरिटी और क्या हो सकती है। और ट्रांसपेरेंसी तो अच्छी चीज़ है। तो सिर्फ चोर के सीक्रेट्स होते हैं, ईमानदार आदमी के क्या सीक्रेट, उसको किस चीज़ का डर है? हर चीज़ खुली आम होनी चाहिए। लेकिन अधिकांश राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं। जी, वो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उन पर मॉरल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर और जुडिशियल प्रेशर आएगा और शायद वो एक न एक दिन करने को तैयार हो जाएंगे। कई पार्टी ने वैसे समर्थन भी किया है, ऐसी बात नहीं है। कई नेताओं ने, कई पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। जब भी देश में कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का आम चुनाव चाहे विधानसभा, अक्सर देखते हैं कि नेता अपनी बड़बोलेपन से बाज नहीं आते। आयोग कार्रवाई भी करता है, लेकिन फिर भी
ये बयानबाजियां बंद नहीं होती। तो क्या माना जाए कि आयोग वाकई में प्रभावी कार्रवाई नहीं करता या कुछ और वजह है? देखिए, इसका जवाब बड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक तो ये बयानबाजी पे कंट्रोल है। अब पहले एक ज़माने में हेट स्पीच बहुत होती थी, उसकी वजह से राइट्स हो जाते थे, पोल डे पे 100 कत्ल हो जाते थे। लेकिन एक तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई, क्योंकि रेबल राउजिंग, पर्सनल अटैक बहुत कम हो गए। लेकिन मैं तो समझता था कि बिल्कुल ही कंट्रोल में है, लेकिन इस बार थोड़ा जो बयानबाजी थोड़ी ज़रा लूज टॉक थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इलेक्शन कमीशन उस पर फ़ौरन नोटिस देता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई नेता अपने उस ऑफेंस को दोबारा दोहराने की कोशिश करता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है, वो भी अपने वर्कर्स को और अपने नेताओं पे अंकुश करें, उनको कंट्रोल करें कि वो लूज टॉक न किया करें, कि इससे उनकी पार्टी की छवि पे और देश की डेमोक्रेसी की छवि पे बड़ा बुरा असर पड़ता है और माहौल ख़राब होता है। क्योंकि हिंदुस्तान का इलेक्शन दुनिया में मशहूर है, और उसमें अगर ये इस किस्म की बदमज़गी और भद्दापन आने लग जाए तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में इस बार का लोकसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव है जिसमें बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में कहें सोशल मीडिया के जरिए प्रचार हो रहा है, फेसबुक हो, ट्विटर हो। ऐसे में कई बार यह भी शिकायतें आती हैं कि इसका दुरुपयोग भी खूब हो रहा है। तो भविष्य में कैसे सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए? जी, मैंने अपनी किताब में सोशल मीडिया पे भी इस पर रोशनी डाली है कि इस पर काफ़ी डिबेट होती थी कि सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सरकार अगर या कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, गलत कर रहा है। मैं समझता हूँ ये गलत धारणा है। देखिए, कोई भी चीज़ हिंदुस्तान के कानून से ऊपर नहीं है। मीडिया पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप मीडिया में आप मुझे टेलीविज़न पे गाली नहीं दे सकते, मैं आप पर कानूनी कार्रवाई कर दूंगा। आप मुझको अखबार में गाली नहीं दे सकते, लेकिन आप मुझको सोशल मीडिया पे गाली दे सकते हैं। ये तो किसी ये नहीं स्टैंड लिया जा सकता। तो मीडिया, सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो मीडिया। तो इसमें दो, इसलिए जो हिंदुस्तान के कानून है सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होने चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर नहीं है। यानी अगर आप हेट स्पीच टेलीविज़न पे या अखबार में नहीं लिख सकते, इसी तरह आप सोशल मीडिया पे भी नहीं कर सकते। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को अपना खर्चा बताना होता है कि किस चीज़ पे खर्च किया। फिर वो बताएंगे कि मैंने इतने लाख रुपए टीवी चैनल पे खर्च किए, इतने प्रेस पे किए। तो सोशल मीडिया पे भी जो खर्चा होता है वो भी अकाउंट फॉर करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने ये ठीक किया कि रूल बनाए कि आपने ये डिसिप्लिन करना है। लेकिन इस पर फिर डिबेट होती है कि सोशल मीडिया को पकड़ेंगे कैसे ना। ऑफ कोर्स इसको पकड़ना, क्योंकि इतनी एनोनिमिटी है, कौन कहाँ से कर रहा है, दुनिया के किस कोने से बैठा हुआ ये खुराफात कर रहा है, नहीं पता लगेगा। लेकिन कि इसकी पकड़ दकड़ की मुश्किल का मतलब ये नहीं कि कानून ना बनाए। देखिए, डेकॉइटी, रेप को भी पकड़ना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कानून ना होना चाहिए। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसका समाधान भी निकलेगा। लेकिन कम से कम इसको रिकग्नाइज तो करना चाहिए कि सोशल मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं, इस पर काफ़ी बहस होती है हमारे देश में। आपका क्या मानना है? मेरी राय इसके लिए बिल्कुल ये है कि लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपका जिक्र किया पेड न्यूज़ का। अगर आप पैसा देके एडिटोरियल लिखवा सकते हैं, अगर पैसा देके अपने फेवर में अखबार खबर लिखवा सकते हैं, तो पैसा देके ओपिनियन पोल बनाना भी बड़ा आसान काम है। पिछले दिनों एक टीवी चैनल पे 11 पोल एजेंसीज के एक्सपोज हो गई थी स्टिंग ऑपरेशन में, और किस तरह वो ब्रैग कर रहे थे कि हमने किस तरह पोल मैनिपुलेट किया, कि जनता को तो हम तो ये करते हैं, मार्जिन ऑफ एरर से हम खेलते हैं, और क्या मार्जिन ऑफ एरर होता है जनता को तो समझ में ही नहीं आएगा। अब इस जनता को बेवकूफ़ समझ के जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत में ओपिनियन पोल पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करते रही हैं बैन करें। इसीलिए कानून भी बना के 2008 में उन्होंने एग्जिट पोल तो बैन कर दिया था, ओपिनियन पोल को छोड़ दिया था। बाद में खुद ही फिर रोते हुए आते हैं कि जी ओपिनियन पोल को रोको। अरे भाई, आपने पार्लियामेंट में एक्ट बना के रोकना था, अब जब आपके पास आ गए तो आपने उसको किया नहीं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ओपिनियन पोल पर से बाय इटसेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। रिसर्च तो अच्छी चीज़ है। वो रिसर्च के ज़रिए तो हम डेवलपमेंट की स्कीमें बनाते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ताकि हम सुधारें।
लेकिन वो ओपिनियन पोल फिर जेन्युइन ऑनेस्ट होना चाहिए। नियत क्या है वो ज़रूरी है। बेईमानी इलेक्शन का मैं आपको जान के हैरान होगी, इलेक्शन कमीशन तो खुद ओपिनियन पोल कंडक्ट करता है। ये जिस स्टेट में हम जब 22 स्टेट में हमने इस लोकसभा से पहले जो इलेक्शन, सबसे पहले हम ओपिनियन पोल करते हैं। उसको हम कहते हैं नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर और प्रैक्टिस का सर्वे, कि लोग वोट देने नहीं आते तो क्यों नहीं आते, उनकी राय क्या है, फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए। ओपिनियन पोल ही तो है, लेकिन वो किसी को धोखा देने की नीयत से नहीं है, वो हमें अपने आप को एजुकेट करने के लिए, ताकि हम अपनी पॉलिसी सुधारें। सो मैं समझता हूँ ओपिनियन पोल जब तक बैंड होने चाहिए जब तक इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ना हो जाए, एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल रेगुलेटर हो जो जानता हो कि किस किस क्या फ्रॉड हो सकते हैं और उस फ्रॉड को ना होने दे। क्योंकि लोगों का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो, उनको डिसइंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। 2009 की तुलना में देखें तो 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में क्या कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है? देखिए चुनाव तो बेसिकली प्रक्रिया तो वही है, एक्सेप्ट साइज बढ़ गया, 10 करोड़ वोटर इसमें अब ऐड हो गए, तो इसलिए मैनेजमेंट एक्सरसाइज तो थोड़ा और बढ़ गई है। और ये जो इलेक्शन है दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन है जो भारतीय इलेक्शन होता ही है। और इस बार बस ये जो मीडिया, एक तो पहले 5 साल पहले न्यूज़ चैनल इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है, तो मीडिया का जो एक एक्सप्लोजन सा हो रहा है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं। अब जैसे फेज इलेक्शन है, इस पे भी अब डिबेट चल पड़ी है कि फेज इलेक्शन के फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी दिखने लगे। फ़ायदा तो यह है कि वह पीसफुल इलेक्शन कर पाते हैं, क्योंकि जितनी हमको पैरामिलिट्री फोर्स मिलती है उसकी एक लिमिटेड है, उसको हम बार बार यूज़ करते हैं, एक फेज़ से दूसरे से तीसरे में चौथे में लेके जाते हैं। लेकिन इस बीच में फर्स्ट फेज़ में क्या लोगों का ट्रेंड रही वो दूसरे फेज़ तक विस्पर कैंपेन से या मीडिया के ज़रिए पहुंच जाती है, उससे वोटिंग बिहेवियर अफेक्ट हो सकता है। इसलिए काफ़ी अब डिमांड होने लगी है कि सिंगल फेज़ की तरफ फिर सोचा जाए। एक और समस्या आती है, चुनाव जब हो जाते हैं, नतीजे आ जाते हैं, तो जो पक्ष असंतुष्ट रहता है, जो प्रत्याशी हार जाता है, वह अपनी याचिका दायर करता है न्यायपालिका में, लेकिन इस याचिका का नतीजा निष्कर्ष इतना लंबा खिंच जाता है, या यूँ कहें कि 5 साल तक आ ही नहीं पाता, तो ऐसे में न्याय नहीं मिल पाता। इसका क्या कुछ आपको समाधान नज़र आता है? जी, मैंने अपनी इस किताब में इस पर भी तज़किरा किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में तो ये था कि इलेक्शन पिटिशन 6 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए, लेकिन देखा ही जाता है कि 5-5 साल तक नहीं हुआ। तो ये तो कानून के साथ खिलवाड़ है कि किसी का इलेक्शन चैलेंज हो और उसकी पूरी टर्म ख़त्म हो जाए, और बाद में जैसे टर्म ख़त्म हो जाए तो इनफ्रक्चर्स कह के इसको फाइल कर दिया जाए। तो एक जिसका गलत इलेक्शन था वो तो 5 साल बना रह गया, MP MLA बना रह गया, और उसके बाद भी इस केस को जो फाइल करते हैं ये बड़ा गलत बात है, गैर कानूनी बात है, क्योंकि ये से उसको अनसीट करना कि भाई आप गलत इलेक्शन जीता है बाहर निकलिए, बल्कि अगर ये साबित हो जाए कि करप्ट प्रैक्टिस थी, अगले 6 साल के लिए वो डिबार भी होता है, डिस्क्वालीफाई भी होता है, तो वो उसकी जो डिस्क्वालीफिकेशन है उससे भी बच जाता है। तो ये इस पे तो जुडिशरी को गौर करना चाहिए कि इसमें जुडिशरी, हालांकि जुडिशरी हमारे इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन सिस्टम की एक गार्डियन एंजल की तरह है। इस इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग हुआ जुडिशरी की सपोर्ट से, लेकिन ये कमी है जुडिशरी की तरफ से जिस पर उन्हें गौर करना चाहिए कि ये 5-5 साल निकल जाएं और लोग बच्चे रह जाएं, ये ठीक नहीं है। आप देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इसके अलावा आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। आप हरियाणा सरकार से लेकर भारत सरकार में बतौर IAS तमाम महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि लंबे समय से कवायद चली आ रही है बाहुबलियों को रोकना है, अपराधियों को रोकना है चुनाव लड़ने से, इसमें हम आज कुछ कामयाब हो पाए हैं या अब तक नहीं हो पाए हैं? देखिए, बाहुबलियों की जो गुंडागर्दी थी, बूथ कैप्चरिंग थी, उसमें तो हम 100% कामयाब हुए। वो बूथ कैप्चरिंग अब इतिहास बन चुका है, किसी की हिम्मत नहीं है, उन पर पूरी निगाह रखते हैं। तो क्योंकि हमने एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि किस बूथ में कौन का, उस इलाके में कौन लोग रहते हैं, उनका किसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी किससे दुश्मनी है, क्या हरकतें वो पहरे करते रहे और कर सकते हैं, इसका हिसाब रख के और हम उनको बाइंड डाउन करते हैं। CRPC के उसमें गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड लेते हैं।
फिर लोगों के पास जो हथियार हैं उसको हम डिपॉजिट करा लेते हैं। फिर ये होता था कि हज़ारों क्रिमिनल, बहुत बड़े अपराधी कानून से भागे रहते थे, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट होता था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता था। और उसमें नेताओं की सपोर्ट भी होती थी कि भाई अब मैं आपको गिरफ्तार होने नहीं दूंगा, आप इलेक्शन में मेरी मदद करना। तो इलेक्शन कमीशन 6 महीने पहले, साल भर पहले से शुरू हो जाता है कि भाई हम एसपी से मीटिंग कर करके कि हमको एक नॉन बेलेबल वारंट पेंडिंग नहीं चाहिए, सबको एग्जीक्यूट करो। तो इस वजह से बाहुबलियों का असर कम हो गया। लेकिन बाहुबलियों का इलेक्शन में कैंडिडेट बनना वो एक कानून की बात है, जिस पे मैंने कहा कि हमारा रिफॉर्म प्रपोजल है कि उनको इलेक्शन न लड़ने दिया जाए अगर उनके खिलाफ सीरियस अपराध पेंडिंग है। एक और आखिरी सवाल नोटा के बारे में आपसे करूंगा कि अंततः देश के मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिल चुका है। अगर आप किसी को नहीं चाहते तो आप नोटा का बटन दबाइए। क्या वाकई अपने उद्देश्य में सफल है नोटा? देखिए, नोटा के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। नोटा के पीछे 2-3 रीजंस होते थे। एक तो डिमांड ये थी कि नन ऑफ द अबव कह के हम सबको रिजेक्ट कर दें, सब बेईमान है, सब खराब है, हमको पसंद नहीं। तो उससे राइट टू रिजेक्ट क्रिएट होता कि हमने सबको रिजेक्ट किया और अब ये अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये चीज़ तो पैदा नहीं हुई। फिर भी ये नोटा इलेक्शन कमीशन भी चाहता था। अब इस बात यह है कि अगर 100 लोग वोट देने आते हैं और 99 देते हैं नोटा को और 1 देते हैं मनोज टिब्रेवाल को, हमारे लिए मनोज टिब्रेवाल इज द इलेक्टेड कैंडिडेट, क्योंकि वैलिड वोट यही है। फिर हम नोटा फिर क्यों चाहते थे? हम नोटा इसलिए चाहते थे कि वोटर की सीक्रेसी के लिए और सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर आपने वोट नहीं दिया और आपके इलाके का कैंडिडेट बाहुबली है और वो बड़े कम मार्जिन से हार गया, तो वो तो लोगों को जाके पीटना शुरू करेगा कि जी आपने मुझे वोट नहीं दिया, वोट देने क्यों नहीं आए थे। तो पहले तो लोग क्या करते थे, जब बैलेट पेपर का ज़माना था, कि ब्लैंक बैलेट पे को वो फोल्ड करके डाल देते थे। लेकिन अब वो तो पॉसिबल नहीं। अब आप जब बटन दबाएंगे तो एक लाउड बीप होगी, तो आप वो नोटा के बारे में के खिलाफ जब बटन दबाएंगे तो एक लाउड बीप, सबको लगेगा आपने वोट दे दिया, हालांकि वो नॉन वोट है, वो नोटा वोट है। तो कम से कम जो आपकी सेफ्टी है वो इंश्योर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए डॉक्टर कुरैशी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने ऐन चुनाव के वक्त जो है किताब लिखी है अपने अनुभवों के आधार पर, इलेक्शन रिफॉर्म पर। हम उम्मीद करते हैं कि देश के लाखों करोड़ों लोग इसको पढ़ेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये थे देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।